साथियों, सहज ऑनलाइन यूट्यूब निःशुल्क क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारा अध्याय चल रहा है राजस्थान की अफवाह प्रणालियां, जिसमें हमने भाग 1 व भाग 2 कर लिया है। आज हम भाग 3 में आगे की राजस्थान की अफवाह प्रणालियों पर चर्चा करेंगे। तो बात कर रहे हैं सर्वप्रथम पार्वती नदी की। पार्वती नदी, इसका जो उद्गम स्थल है वह है विंध्या पर्वत के सीहोर क्षेत्र से। कहां से? विंध्या पर्वत के सीहोर क्षेत्र से। साथियों, 2 दिनों में राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, रीट भर्ती परीक्षा सहित विभिन्न भर्तियां आई है। तो बिल्कुल मेहनत रखें, ईश्वर आपके साथ है और आपकी मेहनत को ही सलाम है। बिल्कुल आपको कामयाबी मिलेगी। जुड़े रहिए अध्ययन के साथ। तो पार्वती नदी की बात कर रहे थे हम। पार्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वह विंध्या पर्वत के सीहोर क्षेत्र से होता है। और अगर इसकी हम राजस्थान में बात करें कि पार्वती जो नदी है राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, तो यह 12 में कराया हाट छबड़ा के निकट छतरपुरा गांव से यह राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में 12 के बाद यह प्रवाहित होती है कोटा और सवाई माधोपुर जिले में। और सवाई माधोपुर जिले में गांव आता है पालिया गांव। कौन सा गांव? पालिया गांव। और वहां पर जो पार्वती है यह चंबल नदी में मिल जाती है। इसके उपरांत इसकी जो सहायक नदियां, किसकी? पार्वती की, वो सहायक नदियां है लहासी, बरनी, बैथली, अंधेरी और बाणगंगा। ध्यान रखना, ये जो बाणगंगा है यह हाड़ौती क्षेत्र की बाणगंगा नदी है। आगामी जो राजस्थान की प्रमुख नदी है वह है काली सिंध। और काली सिंध को लेकर कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो जो काली सिंध नदी है इसका उद्गम होता है बागली गांव की पहाड़ियां। कहां से? बागली गांव की पहाड़ियों से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। और यह है देवास, एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश में देवास। और देवास में है बागली गांव की पहाड़ियां। और बागली गांव की पहाड़ियों से उद्गम होता है किसका? काली सिंध नदी का। यह झालावाड़ में रायपुर के निकट तहसील छबड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? काली सिंध नदी। इसके उपरांत यह झालावाड़, कोटा और बारां इन राज्यों में प्रवाहित होती है। और बारां में नेरा ग्राम। कौन सा? नेरा ग्राम। और वहां पर जो काली सिंध नदी है वो किस में मिल जाती है? वह चंबल नदी में मिल जाती है। काली सिंध नदी की जो प्रमुख नदियां हैं वह है आहू, परवन, आमजर, चोली और उजाड़। किसकी सहायक नदियां हैं? काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। फिर हम बात करते हैं आहू नदी की। किसकी? आहू की। और जो आहू नदी है इसका उद्गम होता है सुसनेर के निकट मध्य प्रदेश से। कहां? सुसनेर के निकट मध्य प्रदेश से। आहू नदी झालावाड़ में नंदपुर के समीप प्रवेश करती है राजस्थान में। फिर यह कोटा और झालावाड़ की सीमा में बहते हुए गागरोन, बहुत प्रसिद्ध दुर्ग है गागरोन का। और गागरोन का दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ जिले में। कहाँ है जी? झालावाड़ जिले में। और झालावाड़ जिले में यह काली सिंध में मिल जाती है। कौन सी? आहू नदी। और जो गागरोन का किला है वह आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। यह प्रश्न आरएएस परीक्षा, टीचर भर्ती परीक्षा में भी पूछा जा चुका है कि गागरोन का जो दुर्ग है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर गागरोन का किला स्थित है। फिर हम बात करते हैं बनास नदी की। किस नदी की बात करते हैं? बनास की। बनास नदी, जिसे कि वन की आशा, जिसे कि वन की आशा, वन की आशा भी कहा जाता है। बनास नदी का जो उद्गम है वह होता है खमनोर की पहाड़ियां। और खमनोर की पहाड़ियां कहाँ है? राजसमंद कुंभलगढ़ में स्थित है। और ये गोगुंदा के पठार से प्रवाहित होती है। कौन सी?
बनास नदी। बनास नदी का दूसरा नाम क्या है? बनास नदी का नाम है वन की आशा। उद्गम खमनौर की पहाड़ियां, रासमंद, कुंभलगढ़ में गोगुंदा के पठार से यह प्रवाहित होती है। बनास इसके बाद जाती है चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से ये टोंक होकर सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में एक प्रसिद्ध स्थल है रामेश्वर धाम। कौन सा? रामेश्वर धाम। और यह सवाई माधोपुर जिले के पदरा गांव के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी? बनास नदी। ध्यान रखना, ये जो बनास नदी राजस्थान में पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली लंबी नदी है, और इसकी जो लंबाई है वह है 512 किलोमीटर। कितनी है? 512 किलोमीटर। पूर्णतः बनास नदी बरसाती नदी है, यानी कि पूरी तरह से यह बरसात पर निर्भर है। बारिश होगी तो ही यह नदी प्रवाहित होगी। और राज्य में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? वह बनास नदी का ही है। फिर हम बात करते हैं, इसी नदी पर ही टोंक जिले में एक स्थल है जिसका नाम है बिसलपुर गांव। क्या नाम है जी? बिसलपुर गांव। और बिसलपुर गांव में ही बना हुआ है एक बिसलपुर बांध। वह किस नदी पर स्थित है? वह बनास नदी पर ही स्थित है। साथ ही बिगोद भीलवाड़ा में, ध्यान रखना, हालांकि मैंने एक इसका अलग से चैप्टर तैयार कर रखा है अच्छे से, जिसमें मैंने ये दर्शाया है कि राजस्थान के जो प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम है, राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्य है, किन किन नदियों के किनारे स्थित है। तो जो बिगोद है भीलवाड़ा, वह बनास, बैड़च और मेनाल, यहाँ बिगोद भीलवाड़ा में तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। बिगोद भीलवाड़ा में बनास, बैड़च, मेनाल नदियों का क्या होता है? त्रिवेणी संगम है। बनास की जो सहायक नदियां है वह है बैड़च, मेनाल, कोठारी, खारी, माशी, डाई, सहोदरा और मोरेल। ये किसकी सहायक नदियां हैं? बनास नदी की सहायक नदियां हैं। फिर हम बात करते हैं बैड़च नदी की। किसकी? बैड़च नदी की। बैड़च नदी का अगर उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से। किस नदी का? बैड़च नदी का। और यह फिर उदयपुर से प्रवाहित होकर जाती है चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ से आती है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में मांडलगढ़, और मांडलगढ़ में आपको अच्छे से पता है बिगोद, बिगोद में यह बनास नदी में मिल जाती है, और बिगोद में बनास, बैड़च, मेनाल का त्रिवेणी संगम स्थित होता है। तो बैड़च नदी का उद्गम स्थल का गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से। अब ना ध्यान रखना, ये जो अपने बैड़च नदी है जिसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है, गोगुंदा की पहाड़ियों से जब यह निकलती है यह आयड़ नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? आयड़ नदी। कौन सी? कौन सी? बैड़च नदी। ये सबसे पहले गोगुंदा से निकलती है, तो गोगुंदा से निकलने के बाद यह कौन सी नदी कहलाती है? आयड़ नदी कहलाती है। और फिर जब यह उदय सागर झील उदयपुर में स्थित है, इसमें यह प्रवाहित हो जाती है, और इसमें प्रवाहित होने के बाद जब इससे बाहर निकलती है फिर यह कहलाती है बैड़च नदी। यानी कि उदय सागर झील से पूर्व यह आयड़ नदी, और उदय सागर झील के उपरांत यह बैड़च नदी हो जाती है। फिर हम बात करते हैं बैड़च नदी की अन्य तथ्यों की। तो जो यह बैड़च नदी है, इस बैड़च नदी में प्राचीन आयड़ सभ्यता इसी बैड़च नदी के किनारे फली और फूली। और फिर इसी बैड़च या आयड़ नदी की अगर हम बात कर रहे हैं तो चित्तौड़गढ़ में गोसुंडा बांध इसी नदी पर बना हुआ है। किस पर? बैड़च नदी पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी इसी नदी के पास स्थित पहाड़ी पर है, यानी कि जो बैड़च नदी के पास वाली पहाड़ी है वहीं चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है।
फिर हम बात करते हैं गंभीरी नदी की। किस नदी की? गंभीरी नदी की। अब ये जो गंभीरी नदी है इसका उद्गम होता है जावद की पहाड़ियां नीमच से। जावद की पहाड़ियां नीमच से। गंभीरी बैड़च नदी की सहायक नदी है और इसका जो बहाव क्षेत्र है वह है चित्तौड़गढ़ जिले में। अगली नदी की हम बात कर रहे हैं। अगली नदी का नाम है कोठारी। क्या नाम है? कोठारी। और कोठारी नदी का जो उद्गम होता है यह होता है दिवेर रासमंद की पहाड़ियों से। कहां से? दिवेर रासमंद की पहाड़ियों से। और दिवेर यह रासमंद में प्रवाहित होने के बाद, यह राजस्थान में प्रवाहित होने के बाद कोठारी नदी जाती है भीलवाड़ा जिले में और भीलवाड़ा से यह फिर आगे बनास नंदराय में। इसी नदी पर भीलवाड़ा, बनास में नंदराय में इसी नदी पर भीलवाड़ा को पेयजल आपूर्ति करने हेतु मेजा बांध बनाया गया है। मेजा बांध का निर्माण किया गया है। फिर हम बात करते हैं मोरेल नदी की। किस नदी की? मोरेल नदी की। ये जो मोरेल नदी है इसका उद्गम होता है चैनपुरा की पहाड़ियां। और चैनपुरा की पहाड़ियां कहाँ है? बस्सी जयपुर में स्थित है। किस नदी की? मोरेल की। फिर यह जाती है दौसा, दौसा से करौली और करौली से सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर में गांव है हाड़ौती गांव। कौन सा गांव है? हाड़ौती गांव। वहां पर यह बनास में मिल जाती है। कौन सी? मोरेल नदी। वहां बनास में मिलने के बाद इसकी जो मुख्य मोरेल की नदी है वह है डूंड नदी। यानी कि मोरेल की सहायक नदियों की बात करें तो कौन सी है? डूंड नदी। और मोरेल नदी पर मोरेल बांध सवाई माधोपुर में स्थित है। फिर हम बात करते हैं चंद्रभागा नदी की। किसकी? चंद्रभागा नदी की। जो चंद्रभागा नदी है, चंद्रभागा जो नदी है इसका उद्गम होता है आमेठ क्षेत्र की पहाड़ियां रासमंद से और यह भीलवाड़ा जिले में बनास से मिल जाती है। कौन सी? चंद्रभागा नदी। फिर हम बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की प्रमुख नदियों की। यानी कि जो राजस्थान की पूर्व में स्थित नदियां हैं या पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं उनकी बात। तो सबसे पहले बात करेंगे साबी नदी की। जो साबी नदी है इसका उद्गम होता है सेवर शाहपुरा जयपुर की पहाड़ियों से। किस नदी का? साबी नदी का। अलवर जिले की यह बानसूर, बहरोड, किशनगढ़ बास आदि तहसीलों में प्रवाहित होने के बाद पटौदी के उत्तर में भूमि में विलीन हो जाती है। कहने का मतलब जो साबी नदी है ये ज्यादा लंबी दूर नहीं जाती, यानी कि आंतरिक प्रवाह की नदी है और यहाँ पटौदी के उत्तर में ही भूमि में यह विलीन हो जाती है। और वर्षा ऋतु में यह जो साबी नदी है यह अपनी विनाश लीला के लिए भी प्रसिद्ध है। यानी कि जब बारिश आती है तो फिर उस समय इस नदी में क्या आ जाती है? यह नदी विनाश भी लेकर आती है। और एक जयपुर में स्थल है जोधपुरा सभ्यता स्थल, वह इसी नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न आ जाए कि जोधपुरा सभ्यता स्थल निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? साबी नदी। फिर हम बात करते हैं मेंथा नदी की। किस नदी की? मेंथा नदी। और मेंथा नदी का उद्गम होता है मनोहरपुरा जयपुर से। कहां से? मनोहरपुरा जयपुर से। और यह इसके बाद नागौर में प्रवेश करती है और वहां से प्रवेश करने के उपरांत जो मेंथा नदी है यह अपना जल सांबर झील में उड़ेल देती है। फिर हम बात करते हैं बाण गंगा नदी की। किसकी? बाण गंगा। और बहुत ही पूर्वी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है बाण गंगा। बाण गंगा का जो उद्गम है वह होता है विराट की पहाड़ियां जयपुर। प्रश्न आ जाए विराट की पहाड़ियां जयपुर से निम्न में से किस नदी का उद्गम होता है?
तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, बाण गंगा। फिर ये जयपुर के बाद दौसा, दौसा के बाद भरतपुर में प्रवाहित होती है। भरतपुर में प्रवाहित होने के बाद जो बाणगंगा नदी है यह चली जाती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का जो फतेहाबाद स्थल है वहां पर यह बाणगंगा यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना में मिलने के उपरांत जो इसकी सहायक नदियां हैं किसकी, बाण गंगा की, वह है गुमटी नाला, सूरी नदी, पलोसन नदी, और जो बाण गंगा है इसकी कुल लंबाई है 240 किलोमीटर। उद्गम कहां से, बेराट से। और फिर ये जो बाण गंगा है ये कम वर्षा होने पर भरतपुर के आसपास मैदानों में फैलकर विलुप्त हो जाती है। कहने का मतलब ये एक तरह से अपने आंतरिक जल प्रवाह की नदी है। इसे एक रुंडित नदी भी कहते हैं। किसे, बाण गंगा नदी को क्या बोलते हैं, रुंडित नदी। फिर हम बात करते हैं रूपा रैल नदी की। किसकी, रूपा रैल नदी की। जो रूपा रैल नदी है इसका उद्गम होता है थाना गाजी रिजर्व फॉरेस्ट में ताल वृक्ष कुंडलका की उदयनाथ पहाड़ी, और ये कहाँ है, सरिस्का अभयारण्य के पास। कहां से रूपा रैल नदी का उद्गम होता है, थानागाजी रिजर्व फॉरेस्ट में ताल वृक्ष कुंडलका की उदयनाथ पहाड़ी, सरिस्का अभयारण्य के पास। और अलवर, अलवर से यह प्रवाहित होती है भरतपुर में, और भरतपुर से यह जाती है कुशलपुर गांव में, यह आगे जाकर विलुप्त हो जाती है। कौन सी, रूपा रैल नदी। रूपा रैल नदी के नदी से कुछ दूरी पर ही भर्तृहरिधाम, भर्तृहरिधाम आप सभी को पता है कनफटे नाथों का ये प्रमुख तीर्थ स्थल है, वह स्थित है। फिर हम बात करते हैं एक ना, ये महत्वपूर्ण तथ्य करवाने जा रहा हूं, इसे बोलते हैं शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। एक ये क्षेत्र है जिसकी प्रमुख नदियां क्या है, आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं, और ये शेखावाटी में स्थित है। जैसे कांतली, दोहन, मेंथा या मेडा, कृष्णावती, रघुनाथ, गढ़ नदी और कसावती। इन नदियों का जो क्षेत्र है ये शेखावाटी है, और ये जो शेखावाटी का क्षेत्र है इसे बोलते हैं शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। अब ना हम बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स तथ्य करने जा रहे हैं, जिससे कि राजस्थान की त्रिवेणी संगम नदियों के किनारे या पास स्थित अपने अभयारण्य। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं राजस्थान की प्रमुख नदियों के त्रिवेणी संगम। आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कई बार वो क्या त्रिवेणी संगम में स्थल पूछ लेता है कहाँ होता है, और कई बार वो उसमें नदियां पूछ लेता है, निम्न में से त्रिवेणी संगम में सम्मिलित नदी नहीं है। तो पहले की बात करते हैं, बनास, मेनाल और बेड़च। बनास, मेनाल और बेड़च, इन तीनों नदियों का जो त्रिवेणी संगम है यह होता है बिगोद भीलवाड़ा में। कौन कौन सी, बनास, मेनाल और बेड़च। फिर माही और जाखम तथा सोम, और इनका त्रिवेणी संगम स्थित है सोमेश्वर धाम डूंगरपुर। और जो अगला अपने त्रिवेणी संगम है वह है होता है बनास, चंबल और सीप, रामेश्वर घाट स्वाई माधोपुर में। रामेश्वर घाट है स्वाई माधोपुर में। और फिर होता है बनास, डाई, खारी, और इनका त्रिवेणी संगम होता है राजमहल, और जिले का नाम है टोंक। फिर होता है बनास, बांडी, माथी, इन तीन का त्रिवेणी संगम होता है देवगढ़, निवाई, टोंक में। अच्छे से चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो कि बनास, मिनाल, बेड़च का त्रिवेणी संगम बिगोद भीलवाड़ा, माही, जाखम, सोमेश्वर डूंगरपुर में, बनास, चंबल, सीप, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर, बनास, डाई, खारी, राजमहल, टोंक, बनास, बांडी और मानसी इनका होता है देवदाम, निवई। अब हम करने जा रहे हैं नदियों के किनारे या निकट स्थित अभयारण्य, यानी कि जहां अपने जीव जंतु बिना किसी भय के अपना आवास बनाते हैं, विचरण करते हैं।
तो जो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य है वह है चंबल नदी पर बना हुआ। कौन सा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य है? जवाहर सागर जो अभयारण्य है यह भी चंबल नदी पर है। शेरगढ़ अभयारण्य 12 यह परवन नदी पर है। और बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में औराई व बामनी नदियों के उद्गम स्थल के नजदीक है। बैंसरोडगढ़ यह भी अपने अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में चंबल और बामनी नदियों के संगम पर है। और फिर हम बात करते हैं फुलवारी की नाल, यह मानसी वाकल और सोम नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सा? फुलवारी की नाल, मानसी वाकल व सोम। ठीक है साथियों, अभी राजस्थान की प्रमुख नदियों का अध्याय पूरा हो गया है। कल हम लेकर आएंगे राजस्थान की प्रमुख झीलें, और साथ ही हम विस्तृत चर्चा में एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा जो राजस्थान में वर्तमान समय में विभिन्न वैकेंसीज निकली है उनकी विस्तृत जानकारी क्या है। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ। टेलीग्राम चैनल में भी अपने उसको भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें लगातार क्विज, प्रमुख विषयों के नोट्स और विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां प्रेषित की जा रही है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।